बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तुर्की के अंदर इलेक्शंस हुए कुछ रोज़ पहले, और उन इलेक्शंस के नतीजे में मगरबी जो फोर्सेस हैं, मगरबी जो अलाइंस है वेस्ट वाले, उनको ये उम्मीद थी, उनकी ये असेसमेंट थी, उनका तकरीबन सारा मीडिया कह रहा था कि एर्दोगान जो है वो इस बार हार जाएगा। 20 साल से लेके एर्दोगान की हुकूमत है वहाँ पे, लेकिन उनको लग रहा था कि इस बार शायद एर्दोगान जो है वो सक्सेसफुल ना हो पाए, और उनके जो अपोनेंट्स हैं जो कि प्रो वेस्ट हैं, कमाल अतातुर्क साहब की जो पार्टी है, तो उनको लग रहा था कि वो जीत जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली। और इसकी 2-3 वजूहात वो बता रहे थे। एक तो ये कि तुर्की की इकोनॉमी थोड़ी सी डाउन हुई, तुर्की की जो करेंसी है वो डाउन हुई, तुर्की के अंदर बेशुमार जो दीगर मसाइल पैदा हुए ज़लज़ले के बाद। तो ये सारे फैक्टर्स कंसीडर करते हुए वो ये समझ रहे थे कि शायद इस बार पब्लिक परसेप्शन इनके हक में ना हो, एर्दोगान साहब के हक में। अच्छा, मैं शुरू से कह रहा था कि नहीं, ये तो 50-50 है, क्योंकि देखें एर्दोगान है ये, मतलब कोई आम लीडर नहीं है। ये वो बंदा है जिसके खिलाफ बगावत की कोशिश भी अगर हुई थी तो इसकी एक कॉल पे बहुत सारे लोग सड़कों में निकल आए थे, और दुनिया की 6ठी बड़ी पार्टी इनके पास है। तो ऐसा नहीं, इसको इतना आसानी के साथ इसको हराया नहीं जा सकता। और तुर्की के अंदर जो सियासी शऊर है वो बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर जो लोग हैं पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। आपको पता है अभी भी जो इलेक्शन हुए, फर्स्ट राउंड जो हुआ, डू यू नो कि वहाँ पर टर्नआउट कितना था, वोटिंग टर्नआउट कितने % लोग वोटिंग देने के लिए वहाँ पर आए। हमारे यहाँ होता है ना इंडिया पाकिस्तान में या बांग्लादेश में 30%, 40%, 50% तो बहुत ज़्यादा कंसीडर किया जाता है, ज़बरदस्त टर्नआउट समझा जाता है 50% को। तुर्की में अभी जो इलेक्शन हुए 90% टर्नआउट हुआ, 90%। अब ये तो वेस्ट के अंदर भी नहीं होता, अमेरिका के अंदर भी ऐसा टर्नआउट नहीं होता 90%। अब नाम के लिए कहा जाता है ये तो डिक्टेटर है, बहुत सारे लोग कहते हैं ना एर्दोगान को डिक्टेटर है, लेकिन आपको मानना पड़ेगा कि तुर्की के अंदर जमहूरियत जिंदा है, डेमोक्रेसी जिंदा है, और बड़ी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है। 90% वोट अगर पड़ते हैं वहाँ पर, लोग वोट डालने आते हैं, तो इसका मतलब है कि उनको सिस्टम के ऊपर एतबार है, तभी तो आते हैं ना। तो बड़ी शानदार किस्म की उनकी डेमोक्रेसी है। तो माना यह जा रहा था कि एर्दोगान हार जाएगा, लेकिन एर्दोगान हारा नहीं, उल्टा उसने लीड ले ली। 49.5% फाइनल रिजल्ट उसका बचा। अगर ये 0.5% वोट मजीद लेकर 50% ले लेते तो दूसरा राउंड होता ही नहीं, यही प्रेसिडेंट डिक्लेयर हो जाते। लेकिन थोड़ा सा उनका वो स्कोर कम पड़ गया, तो इसी वजह से दूसरा अब राउंड होगा, क्योंकि उनका कॉन्स्टिट्यूशन कुछ इस तरीके का है कि 50% जिसको वोट पड़ेंगे वही प्रेसिडेंट बनेगा, और अगर किसी को 50% नहीं पड़ते तो वो दोबारा इलेक्शन में जाते हैं। नाउ एक यहाँ पर फैक्टर ऐसा है कि बड़ा एक डेवलपमेंट हुई है इलेक्शंस के बाद, और वो ये हुई है कि देखें कमाल कलीच एर्दोगलू साहब जो हैं, जो कि अपोनेंट हैं एर्दोगान के, मुस्तफा कमाल अतातुर्क की पार्टी के, इन्होंने तो 44-45% जितने भी वोट लिए एर्दोगान से कम लिए। लेकिन एक तीसरा बंदा भी तो था इसमें, एक तीसरी पार्टी भी थी, उनको 5% वोट पड़े, और उनको समझा जा रहा है कि ये किंग मेकर है, मतलब अगर उनको मिला लिया जाए अपने साथ तो गवर्नमेंट बन सकती है। तो सारी नज़रें उनके ऊपर थी कि ये क्या फैसला करता है, मतलब क्या ये एर्दोगान का साथ देंगे या उनके अपोनेंट का साथ देंगे। ये भी वेस्टर्न मीडिया देख रहा था, सारी दुनिया बल्कि देख रही थी। अब उस बंदे की जो स्टेटमेंट सामने आई है, उनसे पूछा गया कि आप एर्दोगान को सपोर्ट करेंगे या आप जो मुखालिफ उम्मीदवार हैं उनके, कमाल कलीचर एर्दोगलू साहब, उनको सपोर्ट करेंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं जो हूं ना, मैं उसको सपोर्ट करूंगा जिनका कुर्दों के बारे में नैरेटिव मेरे से मैच करता होगा, मेरी पार्टी से। यहां पर इनडायरेक्टली वो एर्दोगान को सपोर्ट कर रहा है। पता है कैसे? कुर्दों के बारे में इसकी पार्टी जो है ना, सिनान ओगन की, इसकी पार्टी और एर्दोगान का जो मौकिफ है, जो नैरेटिव है कुर्दों के बारे में, वो तकरीबन एक जैसा है। और वो जो कमाल कलीच एर्दोगलू है, जो कि प्रो वेस्ट समझा जा रहा है, उनका जो कुर्दों के बारे में नैरेटिव है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, वो वेस्ट की तरफ है और प्रो कुर्द वो सोच रखते हैं। तो यहाँ पर इससे माना ये ली जा रही है, उससे नतीजा ये अखज़ किया जा रहा है कि ये जो 5% वाला बंदा है ये एर्दोगान को सपोर्ट करता है। अब अगर इसके 5% मिला लेते हैं तो एर्दोगान तो वैसे ही जीत गया, 50% क्रॉस कर लेगा। लेकिन उसके बावजूद भी मच डिपेंड्स ऑन द सेकंड राउंड, और इसमें माना यह जा रहा है कि जो एर्दोगान है उसके लिए हालात साजगार हैं, पहले से कहीं ज़्यादा इसके चांसेस हैं।
पॉलिटिको ने एक इंटरेस्टिंग खबर लगाई है इस पे। पॉलिटिको कहता है कि द वेस्ट मे हैव टू लर्न हाउ टू लिव विद एर्दोगन। कुछ ऐसा हिंट मिल रहा है ना आपका कि ये दोबारा आ रहा है एर्दोगन। इस हेडलाइन को पढ़ के ऐसा ही लग रहा है ना कि शायद ये दोबारा आ रहा है, इसीलिए तो कह रहे हैं कि द वेस्ट मे हैव टू लर्न हाउ टू लिव विद एर्दोगन। द टर्किश इलेक्शन स्पीक टू द डेमोक्रेटिक resilience of a society that deserves support, but it also tells us something about the resilience of authoritarian populism. अच्छा, सेकंड राउंड के बारे में ये क्या कहते हैं? कहते हैं कि boosting a 49.5% share in the first round of Turkey's presidential race, President Recep Tayyip Erdogan now has the wind in his sails. हवाएं जो हैं इनकी साइड पे हैं। And if part, if not all, of first round nationalist candidate Sinan Ogan's 5% share of the votes ends up with the incumbent leader, depending on deals struck over the next 2 weeks, it will be a clear win against opposition candidate Kemal Kılıçdaroğlu. ये 5% इनके हो सकता है एर्दोगन को नीड ना पड़े, सेकंड राउंड के बाद हो सकता है नीड पड़ जाए, लेकिन बातचीत तो कर रहे होंगे, एर्दोगन इनके साथ बातचीत कर रहे होंगे टू बी ऑन सेफ साइड। अच्छा, दूसरा एर्दोगन को ये भी बड़ा फ़ायदा हुआ, ये जो 18 मई को डील ख़त्म हुई ना, ये यूक्रेन की और रशिया की जो ग्रेन वाली डील एर्दोगन ने करवाई थी, जिससे दुनिया के अंदर एक फूड शॉर्टेज का जो ख़तरा पैदा हो गया था कि जंग चल रही है तो ये दुनिया के 2 बड़े फूड एक्सपोर्टर हैं, वीट एक्सपोर्टर्स, इनके जहाज़ बंद हो जाएंगे तो दुनिया में, ख़ासतौर पर मिडल ईस्ट में अनाज की किल्लत पैदा हो जाएगी। तो इसको एर्दोगन ने मसले को हल किया था और उन्होंने डील करवाई थी। ये डील पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया कि 18 तारीख को ख़त्म हो रही थी, ख़त्म होने से पहले ही इसको एक्सटेंड करवा दिया एर्दोगन ने। इस पे भी तुर्की के अंदर जो है लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं कि क्या कमाल का काम किया इन्होंने। देखिए, इनकी जो सपोर्ट बेस है ना एर्दोगन की, मैं आपको एक बात बताऊँ, थोड़े से कंजर्वेटिव भी हैं पॉलिटिकली, मतलब इनकी जो पार्टी है वो रिलीजियस वैल्यूज़ और टर्की के वो जो अक़दार हैं, उनके जो प्रिंसिपल्स हैं, अपने जो इनको हीरोज़ रहे हैं हिस्ट्री में, ओटोमन एम्पायर और ये सारी, ये उनको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे होते हैं इनके जो फॉलोअर्स हैं। लेकिन एक फैक्टर ये भी है इनकी पॉपुलैरिटी के पीछे कि इनको इंटरनेशनल लीडर के रूप में देखा जाता है कि ये बंदा वो है जिसको आलमी सतह पर पसंद किया जाता है और इसमें कोई शक भी नहीं है। एर्दोगन की फ़ैन फॉलोइंग मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर मौजूद है, बहुत बड़ी तादाद में लोग इनको पसंद करते हैं। इनका जो मस्जिद अल-अक्सा पे स्टैंड रहा है और इनका जो दीगर मुसलमानों की इश्यूज़ हैं ग्लोबल लेवल पर, उन पे जो इनका स्टैंड रहा है वो वैसा ही है जैसा मुस्लिम वर्ल्ड चाहती है। तो इनको सपोर्ट हासिल है मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर। और रिसेंटली इन्होंने जो अपने टाइज रीसेट किए हैं मिडल ईस्ट वालों के साथ, सऊदी के साथ, यूएई के साथ, कतर, ईरान, इस वजह से भी वहाँ पर इनकी सपोर्ट बढ़ी है। बहरहाल अभी तक की जो अपडेट्स हैं वो यही हैं कि सेकंड राउंड में अभी तक इनका पलड़ा भारी है। इनके जो ओपोनेंट्स हैं उनके मुकाबले में एर्दोगन का पलड़ा भारी है। 28 मई को इलेक्शंस होंगे, सेकंड राउंड 28 मई को होगा। जो ही इसके रिजल्ट्स आएंगे तो हम यहाँ पर ब्रॉडर व्यू में उसके बारे में डिस्कस करेंगे।